we will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतजार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिजायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। जी हाँ, एक तरफ एनडीए में मंत्रालयों को लेकर खींचतान की तमाम खबरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जो कहा गया है उस पर जरा ध्यान दीजिए। हम सही वक्त पर सही फैसला लेंगे। सरकार का दावा ना करना इंडिया गठबंधन की रणनीति या गलती, आज इस पर होगी बड़ी बहस। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। एनडीए मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस ने भी सरकार बनाने को लेकर अपना स्टैंड अब साफ कर दिया है। बिल्कुल, इंडिया अलायंस ने सरकार बनाने के लिए दावा पेश नहीं करने का फैसला कर लिया है। इंडिया अलायंस ने यह भी कह दिया है कि सरकार बनाने पर फैसला सही वक्त पर लिया जाएगा। इस बात पर आप गौर करिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार का दावा ना करना क्या इंडिया अलायंस की रणनीति है या फिर एक बड़ी गलती है? इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले एक बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं जो एनडीए से जुड़ी हुई है। जी हां, अहम खबर एनडीए के खेमे से जुड़ी। जेपी नड्डा के घर 10:30 बजे एक बैठक होने जा रही है। बैठक में अमित शाह मौजूद रहेंगे और राजनाथ सिंह भी इसका हिस्सा होंगे। बैठक में बीएल संतोष भी शामिल होंगे। तो ये अहम बैठक होने जा रही है जेपी नड्डा के घर पर। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या है इस मीटिंग का एजेंडा, जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हैं उसको लेकर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को और साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों को आज रात तक दिल्ली पहुंचने के लिए कहा है और कल उनकी बैठक होने वाली है। तो उस बैठक को लेकर भी जो तमाम तैयारियां हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। क्या उस बैठक का एजेंडा रखना है और साथ ही साथ जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको कैसे फाइन ट्यून करना है, उसकी रणनीति क्या क्या रहेगी, किसको इनवाइट करना है। और एक अहम मुद्दा ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी शुरुआती बातचीत हो सकती है। हालांकि जीत के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस गए थे, उन्होंने अपने संबोधन के बाद राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ अलग से करीब आधे घंटे 40 मिनट मुलाकात की थी और उस बैठक में लगभग मोटा मोटे रूपरेखा तय हो गई थी। लेकिन अब उसको और आगे कैसे करना, इन तमाम बातों को लेकर आज की बैठक में जो 10:30 बजे जेपी नड्डा घर पे होंगे उस पर ठीक है, नजर बनाए रखिएगा आनंद, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। बिल्कुल, और देखिए इस बीच अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो खबर क्या आ रही है सामने? सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करेगा इंडिया अलायंस। इंडिया की मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया। सोनिया गांधी ने नंबर और लोकतंत्र का हवाला दिया। राहुल गांधी ने जनता के बीच फ्रंट फुट पर रहने के लिए कहा है। तो देखिए, इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार जो कहा जा रहा था कुछ नेताओं की तरफ से कि सरकार बनाने का दावा रखना चाहिए, प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा इस पर फैसला होना चाहिए, लेकिन इसके उलट यह बयान निकलकर सामने आया। जी हां, 234 सीटें हासिल हुई हैं इंडिया गठबंधन को और उसके बाद उनका रुख ये सामने आया है। मीटिंग के बाद आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या बातें रखी। टीवी 9 के पास सूत्रों के हवाले से वो एक्सक्लूसिव जानकारी है जो अब आपके सामने आने जा रही है। ये देखिए, बैठक में सोनिया गांधी ने क्या कहा। सोनिया गांधी ने कहा, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, 272 से नीचे नंबर्स हैं, सरकार बनाने का दावा हम ऐसे में पेश नहीं करेंगे। अब लड़ाई लोकसभा के पटल पर होगी, ये कहा सोनिया गांधी ने। बिल्कुल, और इसके साथ ही बैठक में राहुल गांधी ने क्या कहा यह भी आप जानिए। हमको जनता के बीच फ्रंट फुट पर रहना है, ये जो मैसेज है वो राहुल गांधी का बैठक में जो वादे किए गए वो सत्ता में आने पर पूरे करेंगे, ये बात आप देखिए। ये भी कहा कि सत्ता में आएंगे तो वादों को पूरा करेंगे, मुद्दों पर अड़िग रहे, मोदी को आईना दिखाएंगे, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और यह भी कहा गया जनता के बीच हमारा यह तेवर बरकरार रहे। तो ये जो बात है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से इंडिया अलायंस की बैठक में सामने आई।
बिल्कुल। और देखिए, सरकार का दावा ना करना क्या इंडिया गठबंधन की रणनीति है या गलती, ये है हमारा आज का सवाल। और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएं। उससे पहले, सरकार का दावा ना करना इंडिया की रणनीति या गलती है, इस पर और जानकारियां भी हम आपको देंगे। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, पहला सवाल आपसे, इंडिया की मीटिंग में जो फैसला लिया गया है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनके नाम फ्लैश कर दिए जाएं एक बार। और उसके पहले हम ले लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। सही समय का इंतजार करेंगे, यह कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बीजेपी के शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का देखिए ये अहम बयान। वो कह रहे हैं बीजेपी के शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और हम सही समय का इंतजार करेंगे। और सरकार का दावा जो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है, क्या कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, जरा आप ये भी देख लीजिए। This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. तो आइए जल्दी से इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं और फैसला क्या हुआ है सरकार बनाने का। जो दावा नहीं सामने आया उसके पीछे क्या वजह है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया की रणनीति या गलती, सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे, ये इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने आपस में बैठक करने के बाद साफ कर दिया। अब देखिए, रणनीति या गलती, बहुमत जुटाने के लिए समय लेना, यह स्ट्रैटेजी हो सकती है, यह रणनीति हो सकती है। और गलती वाले एंगल पर हम जाएं तो सरकार बनाने की पहल नहीं की गई है। ये आने वाले वक्त में मुमकिन है ऐसा साबित हो जाए कि ये एक गलती रही इंडिया गठबंधन। बिल्कुल, और इसी रणनीति और गलती में आप जरा देखिए क्या हो रहा है। एनडीए के दलों से संपर्क साधना, ये रणनीति के तौर पर अंदर खाने साफ समझ में आ रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से। क्या गलती हो रही, ये एक बड़ा सवाल। 10 साल के बाद सत्ता में आने का मौका क्या गवाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो कि एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ था। जी हां, और सबसे बड़ा दल होने पर भी सत्ता के लिए चर्चा नहीं, ये भी अपने आप में क्या गलती हो सकती है। जो वादे किए वो बिना सत्ता में आए तो पूरे नहीं होंगे। और इसी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में राहुल गांधी करुणा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता से जो वादे किए थे वो पूरा करेंगे। स्ट्रैटेजी के तौर पर एनडीए के दलों से संपर्क साधने की कोशिश तो की जा रही है, अंदर खाने उन पर डोरे तो डाले जा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक हकीकत है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी, नेता आरजेडी के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। जयराम विप्लव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। और ईशान राजीव त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ हैं। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत जयराम जी आपसे करेंगे, क्योंकि मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ मंत्रालयों में खींचतान मची हुई है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का फिलहाल यह फैसला कि वो सही वक्त का इंतजार करेंगे। क्या पेशानी पर और बल आ रहे हैं क्या चिंता के? देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो मैं एक चीज करेक्ट करने की गुजारिश करना चाहता हूँ। स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ लगातार तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं कि इंडिया अलायंस को 234 सीटें, उसमें ममता बनर्जी जी के 29 सीटों को हटा दीजिए, वो तो बैठक में भी नहीं आई थी और गठबंधन में बाहर रहने का फैसला उन्होंने बहुत पहले कर लिया था। नहीं, इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है, ये वो क्लियर कर चुकी हैं। जहां देश का सवाल है, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ दोनों ने चुनाव लड़ा, ये क्लियर किया था। और जयराम जी, अभिषेक बनर्जी तो आए ना, अभिषेक बनर्जी तो आए, सुनिए ना। हाँ,
सवाल जो है उठ रहा है क्योंकि ममता जी वहां पर नहीं थी, ये उनके बीच की बात है, नंबर 1। नंबर 2, आप एक चीज देख लीजिए जो सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है, कल एनडीए की बैठक हुई, सभी दलों ने सर्वसम्मति के साथ समर्थन पत्र सौंपा और उसके बाद तो कुछ इवन बट की कोई स्थिति नहीं है। जब प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे तो ये तमाम तरह की आशंकाएं जो प्रकट करके भ्रम के बादल मंडराने की कोशिश हो रही है, वो सारी आशंकाओं के बादल भी छट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव पूर्व का गठबंधन है और अभी बहुत सारे नए साथी उसमें और जुड़ने वाले हैं, तो कहीं कोई परेशानी और दिक्कत की बात नहीं है। स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है और एनडीए को पूर्ण बहुमत से कहीं अधिक संख्या में जनता ने सरकार चलाने का जनादेश दिया है। जो 100 पार नहीं कर पाए हैं वो अगर इस बात पर भी इतरा रहे, अपनी जीत मना रहे, तो उनको मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सीखती और आगे बढ़ती है। ठीक है जयराम जी, इस पर जवाब ले लेते हैं। ईशान राजीव हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ईशान जी, आपने सुना जयराम जी ये बोल रहे हैं कि भाई भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो अगर ये भ्रम फैलाने की कोशिश है तो क्या इसी से जुड़े ये सब बयान जो दिया जा रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे चाहे बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सही वक्त का इंतजार है, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। समीर जी देखिए, जयराम जी की बात के लिए, जयराम विप्लव मेरे भाई हैं, उनकी बात के लिए सिर्फ एक ही लाइन है मेरे पास कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी तक। जिस तरह से जनादेश आया है 4 तारीख को, देश की जनता ने ये बता दिया है कि नफरत की राजनीति, धार्मिक आधार पर विभाजन करने की राजनीति और एक तरह से भय की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। ये देश लोकतंत्र से ही चलेगा और आपको लोकतंत्र का जो ढांचा है उसका कहीं ना कहीं सम्मान करने का भारतीय जनता पार्टी को काम करना पड़ेगा। ये उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये जो देश का जो हमारा ताना बाना है, ये बहुपक्षीयता, समावेशिता और सहयोग से ही चलेगा। और सहयोग की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते थे एक अकेला सब पर भारी, और हमने देखा कल किस तरह से वो एक अकेला झुंड में बैठा हुआ था अपने लोगों के साथ और कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं इसको भी मना ले, उसको भी मना ले, इसको भी कोई मंत्रालय मिल जाए, उसको भी कोई मंत्रालय मिल जाए। अब वो सब उनके नहीं। देखिए ईशान जी, मेरा सीधा सवाल कुछ और था। ईशान जी एक बात बताइए, कांग्रेस और इंडिया अलायंस को लेकर मेरा सवाल था, ये बताइए कि अभी तो आप दावा पेश नहीं कर रहे लेकिन आप सही समय की बात कर रहे हैं, इस बात का कोई भरोसा है कि आप लोगों के पास नंबर आ पाएगा, सरकार बना भी पाएंगे आप आगे भविष्य में? समीर जी, ये जो सही समय की हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से कुशासन की राजनीति, कुशासन अभी तक रहा है, हम उसका फिर से विरोध करेंगे, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। जहां जहां वो गलती करेंगे वहां हम उनका गलतियों को नहीं, अब विरोध करने के लिए आपको सही समय का इंतजार करने की जरूरत थोड़ी है। गलती कहने का, आप इसको जो गलती कहने का काम कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस परिप्रेक्ष्य में उसको गलती कह रहे हैं। कहीं आपका अनुमान ये तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे उनकी परिपाटी रही है, दोबारा से जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश करेगी, दोबारा से सांसदों को खरीद फरोख्त करने की राजनीति करेगी, दोबारा से कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग करने की राजनीति करेगी? क्योंकि देखिए इनकी परिपाटी रही है, जो भी इनके साथी रहे हैं उनको भी इन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया तो आपका अंदेशा ये है क्या ईशान राजीव, आपका अंदेशा ये है क्या? हमने तो एक सवाल पूछा कि क्या ये गलती तो नहीं है, रणनीति है या गलती? समीर जी देखिए, गलती शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, इस्तेमाल मैंने कहीं नहीं किया है, ना इंडिया गठबंधन के किसी भी साथी ने अभी तक गलती शब्द का इस्तेमाल किया है। तो गलती आपको अंदेशा है या नहीं है कि भाई बीजेपी तोड़ लेगी आपके दलों को? किस परिप्रेक्ष्य में आप नहीं, देखिए उनकी हमेशा से परिपाटी रही है, हमने तो देखा है। ठीक है, परिपाटी रही है। कर्नाटक में उन्होंने किस तरह सरकार गिराई है और महाराष्ट्र में इनके जो 2 साथी थे, शिवसेना को 2 फाड़ करने का काम किया, एलजेपी को 2 फाड़ करने का इन्होंने काम कर दिया। और अब देखिए कहीं ना कहीं खतरा टीडीपी पर भी है और जेडीयू पर भी है, क्योंकि जो इनके साथ जुड़ा है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने तोड़ने का काम किया है। बिल्कुल, ये टीडीपी और जेडीयू से बहुत उम्मीदें हैं इंडिया गठबंधन को, और यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आ रहे थे, इन दोनों दलों को साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से भी शुरू हो गई थी। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। कपिल जी, क्या शानदार परफॉर्म किया आप लोगों ने, इस बार यूपी में सबको चौंका कर रख दिया, लेकिन हकीकत तो यह है कि इंडिया गठबंधन बहुमत से काफी दूर है और
सीधे सीधे जो नजर आता है वो ये कि 234 सीटों के साथ देश की जनता ने विपक्ष में रहने का जनादेश आपको दिया है, उसके बावजूद भी ये कहना कि सही वक्त का इंतजार हो रहा है, इसके मायने क्या है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, ये सत्ता लोलुप दल नहीं। हम जो एक साथ इकट्ठे हुए थे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए और मोदी सरकार को हटाने के लिए, और अपने 70% मकसद में कामयाब हुए। क्योंकि देश की जनता ने हमको जो मैंडेट दिया है वो मैंडेट संविधान और लोकतंत्र को बचा लेने के लिए काफी है। और तीसरी बात, मोदी सरकार या भाजपा सरकार नहीं बन रही है, अब गठबंधन की सरकार बन रही। हम संविधान का साथ देंगे, हम संविधान के साथ खड़े हैं। संविधान ने इनको नंबर दिया है, पहला मौका इनका है। ये बिल्कुल सरकार बनाए, इनको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। ठीक है, अब तानाशाही नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में ये मध्य प्रदेश हराया है इंडिया गठबंधन के लोगों ने। और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश बेईमानी से जीता है योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो बांसगांव की सीट हो, महाराजगंज की हो, डुमरियागंज की हो। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके अहंकार को, मोदी जी की गारंटी को फेल किया है। ठीक है कपिल जी, उत्तर प्रदेश का जो मैंडेट आया उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम बात करें। लेकिन जो इस वक्त खींचतान मची और खास तौर पर इंडिया अलायंस की तरफ से जो कह दिया गया है कि अभी हम कोई दावा पेश नहीं करने वाले सरकार बनाने का, इस पर मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि लगातार हम देख रहे थे जिस दिन नतीजा है उस दिन चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, सभी को साधने की कोशिश की गई। कल देखा तेजस्वी यादव किस तरह साथ बैठे नजर आए नीतीश कुमार के। स्टालिन की मुलाकात चंद्रबाबू नायडू से होती है। क्या तमाम कोशिशें आपको लग रहा है नाकाम साबित हुई? इसके बाद देर शाम ये कह दिया गया कि अभी फिलहाल ये वक्त नहीं है, हम कोई कोशिश नहीं करने वाले। देखिए, भारत में राजनीति में चाहे जितनी अनैतिकता हो, मैंने कभी नहीं देखी है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने के दूसरे और तीसरे दिन कोई छोड़ के दूसरे गठबंधन में चला जाए। बहुत बाद में ये घटनाएं हुई हैं। नीतीश कुमार का अपना चरित्र और उनका राजनीतिक व्यवहार बिहार में जो रहा है उससे उन पर प्रश्न उठते हैं, उन पर मीम भी बनते हैं, व्यंग भी होते हैं। लेकिन इस समय बिहार के गठबंधन, बिहार का परिणाम भी तो देखा जाएगा ना कि बिहार का परिणाम कैसा आया। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, बीजेपी को पीछे किया है, कांग्रेस को भी सपा के बदौलत सीटें मिल गई है। लेकिन क्या बिहार में भी वैसा ही परिणाम है? बिहार में परिणाम नीतीश राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में है, 30 सीटें इनके पास है। तो इस समय अगर नीतीश कुमार ऐसा करेंगे तो उनकी राजनीति कहाँ रहेगी? उनको पता है इस समय। दूसरी बात कि नीतीश कुमार कई बार उधर से हो आए हैं। इस समय का जो जनादेश है उसका बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, ये उसके लिए धक्का है। लेकिन जो जनादेश है, अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी तो देश को इस समय चुनाव में दोबारा जाना पड़ेगा। यही जनादेश है आज के समय। अगर नीतीश कुमार, मैं तो देश से भी पूछता हूं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के आने की अभी कोई संभावना नहीं है। कम से कम कुछ समय तक की तो गारंटी मैं भी दे सकता हूं इंडिया गठबंधन पत्रकार होने के नाते। लेकिन अगर आ भी जाए, मैं आपसे पूछता हूं, दोनों आ भी जाए तब भी क्या 272 का आंकड़ा पूरा होता है? नहीं होता है। तो आंकड़ा है ही नहीं, 262 सीटें जाके होती है। सर, अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दे दिया जाए तब भी क्या उधर आंकड़ा पूरा होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए स्थिति इस समय यही है। इस जनादेश को समझने की जरूरत है। अपने अपने अनुसार सब लोग अभी व्याख्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को इतनी कम सीटें क्यों मिली है। लेकिन यह भी मत सोचिए कि इतने प्रचार के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद, अगर विपक्ष की यह स्थिति जनता के बीच नहीं बन सकी कि मोदी सरकार को पूरी तरह पराजित करके सत्ता से उखाड़ दे और 10 साल बाद भी इनको वापस ले आए, तो इस जनादेश का एक दूसरा मायने भी है जिसको समझने ठीक है। वो मायने जो है, दूसरा मायना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अवधेश जी, मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, उस तरफ भी गौर कर रहे हैं क्या? क्योंकि बीजेपी ये तो कही रही है, देखिए इंडिया गठबंधन के सारे दल एक हो गए, बीजेपी को हराने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की अकेले जितनी सीटें आई हैं उतनी भी नहीं ला पाए। आप लोग नीतीश कुमार को लेकर क्या अभी भी उत्साहित हैं? कोई उम्मीद है? नहीं, लोकतंत्र में
जब हम चुनाव लड़ने जनता के बीच में जाते हैं तो हम क्या करेंगे कि आदरणीय मोदी जी को, बीजेपी को जिताने के लिए काम करेंगे। हमने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, उन्होंने भी लगाई, 2 धाराओं के बीच में लड़ाई थी, ठीक है कि, लेकिन बीजेपी को 400 पार का जो नारा था उसमें झटका लगा, उसका तो हवा जनता ने निकाल दिया। जब अयोध्या हार गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्जिन था वो कम हो गया, तो बहुत कुछ संदेश दे रहा है यूपी का जो आया है रिजल्ट। तो इससे देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अभी सरकार एनडीए की बनने जा रही है। अब सरकार कितने दिनों तक चलेगी इसकी गारंटी कौन लेगा। सरकार की नैया डगमगाती हुई रहेगी, किसी भी समय नैया डूब जाएगी। सब लोगों ने देखा अटल जी की सरकार में क्या होता था, नायडू जी का प्रेशर, नीतीश जी का प्रेशर, और क्या होता है, जनता का क्या भला होता है। आदरणीय मोदी जी ने कभी भी गठबंधन की सरकारें नहीं चलाई, बहुत सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ेगा। अब ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी उन्होंने एनडीए ने 293 ला करके बहुमत हासिल किया है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं तो मृत्युंजय तिवारी जी, ये आप मान रहे हैं ना, क्योंकि हम सवाल चला रहे हैं सही समय कब आएगा इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जिसका जिक्र किया गया है, तो अगले 5 सालों में तो ये नहीं आने वाला, क्योंकि 234 में अगर आप 16 चंद्रबाबू नायडू के और नीतीश कुमार के 12 जोड़ भी दें तो भी बहुमत नहीं हो रहा। देखिए सियासत संभावनाओं का खेल है। अच्छा, आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए कभी आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि सब दिन के लिए दरवाजे बंद हो गए, जरूरत पड़ी तो खिड़की दरवाजा, हाँ ये तो है, वेंटिलेटर सब तोड़ दिया। इसलिए ये सब चीजों पर कोई यकीन और विश्वास। ठीक है, यानी मृत्युंजय जी आपकी जो संभावना है, भले आपका जो आंकड़ा है वो 234 का है, लेकिन आपकी संभावनाएं जो उम्मीदें हैं वो लगातार बनी हुई हैं। खैर वो कितनी खरी उतरती है देखना होगा भविष्य में। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। दिल्ली में अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई। अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात, अखिलेश के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। तो आप देखिए टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी इस वक्त पहुंचे हुए हैं दिल्ली, कल इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल है और आज ये मुलाकात अखिलेश और अभिषेक की। और देखिए इंडिया गठबंधन के फैसले पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता डी राजा ने क्या कहा है, जल्दी से ये भी सुना देते हैं आपको। बैठक हुई है, सभी हमारे जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं सभी उपस्थित थे। हमारी जो एकजुट चुनाव से पहले रही वही आज कायम रही। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, एप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतजार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिजायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। We discuss the current situation. Mr. Kharge ji read out the statement adopted in the meeting. That is the position. तो इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की क्या निकलकर राय सामने आई वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एनडीए में मंत्रालयों के खींचतान से जुड़ी आ रही है। जेडीयू ने रेलवे के साथ साथ 2 और बड़े विभाग मांग लिए हैं। रेल मंत्रालय पर जेडीयू एलजेपी में एक तरह का टकराव नजर आ रहा है। चिराग पासवान भी दरअसल रेल मंत्रालय चाहते हैं। विधानसभा चुनाव नीतीश की अगुवाई में लड़ने की शर्त भी रख दी गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, जाति जनगणना की मांग कर सकती है जेडीयू, विशेष राज्य का दर्जा मांग सकती है जेडीयू बिहार के लिए। मांझी भी अपने लिए मंत्री पद चाहते हैं। चिराग पासवान की बात की जाए तो बिहार में अहम भूमिका भी मांगी गई है। तो सभी की अपनी मांग है और सबको संतुष्ट करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती अब बीजेपी के लिए बना हुआ है। बिल्कुल 2014 के बाद पहली बार इस हालात का सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और अब सरकार एनडीए की बनेगी। यह तय है कि बीजेपी के उन मुद्दों, उन मसलों पर ब्रेक लगना तय है जिन पर आम सहमति नहीं है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं ये जरा आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाते हैं। वो मुद्दे अब जिनकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है, जिसे लेकर बीजेपी बहुत मुखर थी। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन
क्योंकि इसके विरोध में है टीडीपी और अब विपक्ष भी मजबूत नजर आ रहा है। तो क्या यह मुद्दा खटाई में पड़ेगा? बिल्कुल। और इसके अलावा यूसीसी की बात की जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी की प्राथमिकता से हट सकता है ये। हालांकि माना जा रहा था कि चुनाव के बाद बीजेपी बहुत तेजी के साथ इस तरफ आगे बढ़ेगी, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग सकता है समीर। बिल्कुल। और परिसीमन के बाद 2029 तक महिला आरक्षण की बात की गई। दक्षिण में असर के आसार से टीडीपी इसके विरोध में है और अब टीडीपी सरकार का हिस्सा होगी, सरकार के अंदर रहकर विरोध करती नजर आएगी। तो ये मुद्दा आगे बढ़ता हुआ कैसे नजर आएगा, इस पर अमली जामा कैसे पहनाया जाए? इसके अलावा काशी और मथुरा का जिक्र करना बहुत जरूरी है। राम मंदिर का फायदा ना मिलने पर प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। ये जो असर है वो काशी और मथुरा को लेकर पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और अगला मुद्दा डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़ा, विनिवेश। जेडीयू विरोध में है, कदम पीछे हटाने पड़ सकते हैं और अब जेडीयू एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनता नजर आ रहा है सरकार का। और देखिए, बहुत लंबे वक्त से बिहार को लेकर मांग है, जेडीयू की विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश कुमार की लंबे वक्त से मांग है और अब चाहेंगे नीतीश कुमार इस मांग को पूरा करवाया जाए। बिल्कुल। और मुस्लिम आरक्षण, जिस पर इस बार के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जमकर बात हुई, बीजेपी ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। आंध्रा में मुस्लिमों को 4% आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी टीडीपी को मतभेद सुलझाने होंगे। जयराम विप्लव साहब, जमकर चुनाव प्रचार के दौरान इसका जिक्र किया गया कि मुस्लिम आरक्षण नहीं लागू होने देंगे, लेकिन आप तो टीडीपी को साथ ले आए और वैसे भी एनडीए का वो हिस्सा थी जब आप चुनाव प्रचार में ये बातें कह रहे थे, जो कि 4% मुस्लिम आरक्षण की बात आंध्र प्रदेश में करती हैं। को खबरें निकालना, उसका विश्लेषण करना आपका काम है और सरकार कैसे चलानी है इसके लिए कल बैठक हुई थी। कैसे सरकार बनानी है इसके लिए बैठक हुई थी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे उस पर सबने बात की है। तो वहां पर जिनको ये काम करना है वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर ये सारी चीजें छोड़ता नहीं। तो इन तमाम मुद्दों पर पीछे हटने के लिए तैयार हो गए ना फिर आप? अरे भाई, जिनको ये निर्णय लेना है वो बताएंगे ना, मुझे निर्णय नहीं लेना है। समीर भाई, आप इन सब चीजों में मत पड़िए। मोदी जी ने तो हमेशा देश को चौंकाया है, पत्रकारों को तो बहुत सारी चीजों के ऊपर। हमारा तो काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। भाई मेरी बात सुन लीजिए समीर जी, मुझे 10-20 सेकंड दीजिए। जी, सबसे महत्वपूर्ण है, 2 झूठे बातों का मैं प्रतिकार करना चाहता हूं जो यहाँ कहा गया। डेमोक्रेसी, संविधान, आरक्षण की बात की गई। आज तमिलनाडु में अन्नामलाई जी की हार का जश्न एक बकरे के गले में उनकी तस्वीर डालकर उसके सर को कलम करके मनाया गया और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का संदेश। चलिए ठीक है, इस पर कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ईशान राजीव, सवाल आपसे। देखिए, जो 2 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, एक तो मंत्रालय को लेकर खींचतान मची हुई है एनडीए के भीतर, और दूसरी बड़ी बात जो वैचारिक मतभेद का जिक्र किया जा रहा है। क्या इसी पर आप लोगों की उम्मीदें टिकी कि भविष्य में कुछ हो सकता है? आप लोगों के आसार बन सकते हैं? करुणा जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही स्वयं कहते थे कि मिलीजुली सरकारें चल रही हैं। देश में पिछले 10 साल में एक नैरेटिव बनाया गया कि मिलीजुली सरकारें ठीक नहीं होती देश के लिए। देश में एक नैरेटिव बनाया गया कि जब आपके कोई भी अन्य दल जाके मंत्रालय मांगते हैं तो वो इसलिए मंत्रालय मांगते हैं कि कमाई हो सके वहां से। और जैसा कि अभी आपने खुद ही दिखाया कि बिहार से जेडीयू ने शायद रेल मंत्रालय मांग लिया है और एलजेपी ने भी रेल मंत्रालय मांग लिया है। इसी तरह से कल से कई खबरें चल रही हैं कि टीडीपी ने कहीं गृह मंत्रालय मांग लिया है, कभी स्पीकर का पद मांग लिया है। तो क्या अब ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे? देखिए, अभी आप सवालों से नहीं भाग सकते। अब जयराम विप्लव जी, आप सवालों से नहीं भाग सकते। प्रधानमंत्री जी की परिपाटी है सवालों से भागना। तो मैं चलिए ठीक है, वक्त हमारे पास इतना ही था, वरना मैं कपीश जी आपके पास जरूर आना चाह रहा था। माफी के साथ हमें इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है।